तीन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हमने पहले कर ली थी। चौथी इंडस्ट्री पॉलिसी देखते हैं, इंडस्ट्री पॉलिसी 1980 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया। इस पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? पहला था इकोनॉमिक फेडरलिज्म। इकोनॉमिक फेडरलिज्म का मतलब यह है कि भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच में आर्थिक मामलों में तालमेल हो, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को और अधिक आर्थिक मदद दिया जाए ताकि राज्य सरकार अपने यहाँ पर्याप्त मात्रा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सके और राज्य सरकार भी केंद्र सरकार को आर्थिक मामलों में जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ सके। ठीक है, तो एक इकोनॉमिक फेडरलिज्म का माहौल बनाना। अलाउड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, 1980 की पॉलिसी ने विदेशी निवेश को अलाउ किया लेकिन लिमिटेड मैनर में। ठीक है, हम सबसे ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किए हैं सबसे ज्यादा मात्रा में वो जो है हम देखेंगे 1991 की पॉलिसी में। ठीक है, तब तक लिमिटेड मात्रा में ही था। एम्फेसिस ऑन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये तो लगभग सभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की खासियत रही है कि हमने स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को हर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में महत्व दिया है। ठीक है, छोटे एवं जो है लघु उद्योगों को। ठीक है, इसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको तीन भागों में बांटा गया था, टाइनी, स्मॉल एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज। जिसमें टाइनी का मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 1 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, स्मॉल माने जिसमें 2 से 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है, और उससे ऊपर जो है वो एंसिलरी इंडस्ट्री माना जाता था। तो इस प्रकार से जो है टाइनी इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से इंडस्ट्रियल प्लान में आया, तो आपको याद रखना 1980 में आया था बस। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। सबसे जो वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत में बनी वो भारत की थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। और ये सही अर्थों में देखा जाए तो ये भारत की दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956 की, टेक्निकल अर्थों में देखा जाए तो। ठीक है, और इसके पहले जो पॉलिसीज बनी वो छोटे मोटे लेवल पे, इसलिए ये इंडिया की दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी थी आफ्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 1956 के बाद, 1956 के बाद ये दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और तीसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 2018 की जो हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे ओवरऑल रैंकिंग में ये 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए इस पॉलिसी की क्या खास बात थी? पहला था डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि भारत सरकार के अंडर में या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में 17 इंडस्ट्रीज थी। इसके पहले हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 पढ़ा था जिसमें यह लिखा था कि 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व कर लिए गए हैं गवर्नमेंट के हाथों में, जिनमें से 4 सेंट्रल गवर्नमेंट और 13 स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में थी। ठीक है, तो इसको डीरेगुलेट किया गया। डीरेगुलेट माने इसमें से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। तो देखते हैं 17 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर पीएसयूज, ये 1956 की पॉलिसी में थी, ब्रॉट डाउन टू 8। तो इस 17 की संख्या को बढ़ा करके 8 कर दिया, यानी 1991 की पॉलिसी में केवल 8 इंडस्ट्रीज ही ऐसी थी जिन पर एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट का कंट्रोल था, बाकी में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकती थी। वर्तमान में प्रेजेंटली ऐसे इंडस्ट्रीज केवल 2 हैं जो केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए वर्जित हैं, यानी केवल और केवल पब्लिक सेक्टर के लिए अलाउड हैं या पब्लिक सेक्टर ही उनमें परमिटेड है। तो वर्तमान में इनकी संख्या 2, एक है एटॉमिक एनर्जी और दूसरा है रेलवे ऑपरेशन। रेलवे ऑपरेशन, रेलवे कंस्ट्रक्शन नहीं, रेलवे में कई डिपार्टमेंट आते हैं। ठीक है, रेलवे का कैटरिंग, रेलवे का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रेलवे का मेंटेनेंस। तो रेलवे ऑपरेशन जो है वो टोटल पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत है। हालांकि अब धीरे धीरे रेलवे की कुछ प्राइवेटाइजेशन की बातें आ रही है, जैसे आईसीआरटीसी कुछ ट्रेन चला रही है, लेकिन उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं सेमी प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी में भी आपको याद रखना है कि एटॉमिक मिनरल खास करके जो रेत में पाया जाता है उसकी माइनिंग प्राइवेट सेक्टर कर सकती है, लेकिन यूरेनियम, थोरियम इस प्रकार के जो बड़े माइन वो है एटॉमिक मिनरल्स, उनकी माइनिंग अभी भी जो है सरकार ही करेगी, सरकारी कंपनियां ही करेंगी। एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्शन सरकारी कंपनियां करेंगी, ये तमाम बातें। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे हम आते हैं डी लाइसेंसिंग। डी लाइसेंसिंग माने इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर को 1956 में अलाउ तो कर दिया गया था, लेकिन उनको लाइसेंस की जरूरत होती थी। ठीक है, इसमें डी लाइसेंसिंग कर दिया गया, यानी एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर 18 इंडस्ट्रीज। ठीक है, बहुत सारे उद्योगों के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी। अब इस पॉलिसी में केवल 18 इंडस्ट्रीज ऐसी थी
जिनमें लाइसेंस चाहिए, जैसे अल्कोहल हो गया, एक्सप्लोसिव्स हो गया, केमिकल्स हो गए, ड्रग्स हो गए, तो ऐसी 18 इंडस्ट्रीज जो थोड़े से सेंसिटिव इश्यूज हैं उनके लिए लाइसेंस की जरूरत रखी गई। वर्तमान में केवल 4 ही इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जरूरत है। ठीक है, ये 4 कौन कौन से हैं? पहला है इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, यानी एरोस्पेस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाए जाते हैं और डिफेंस के जो साजो सामान बनाए जाते हैं उनमें अभी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया गया है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को अलाउ तो कर दिया गया है लेकिन लाइसेंस चाहिए उसके। ठीक है, दूसरा स्पेसिफाइड हैजार्डस केमिकल्स, कुछ निर्दिष्ट किए गए जो हैजार्डस केमिकल्स हैं, हानिकारक रसायन, उनका प्रोडक्शन भी प्राइवेट कंपनीज कर सकती है लेकिन लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, औद्योगिक विस्फोटक जो भारी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में विस्फोट करते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे सिगार एंड सिगरेट्स ऑफ टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, यानी सिगार, सिगरेट या तंबाकू से बनने वाले प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर्ड जो टोबैको होता है या टोबैको सब्स्टिट्यूट से बने पदार्थ, इन 4 चीजों के लिए वर्तमान में लाइसेंसिंग की जरूरत है। बाकी लाइसेंस राज लगभग भारत से खत्म हो चुका है। तीसरी बात, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर का के डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है हम इसके पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं। डिसइन्वेस्टमेंट माने विनिवेश, सरकारी कंपनियों से विनिवेश की शुरुआत इसी पॉलिसी से की गई और ये आज भी लगातार जारी है। चौथे नंबर पर लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को उदारीकृत किया गया, यानी विदेशी निवेश जो भारत में आने वाला है उसके लिए सरल नियम कानून बनाए गए। अर्थात इसका मतलब यह है कि भारत ने एफडीआई की परमिशन दे दी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन दे दी, और इसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए FIPB नामक संस्था बनाई गई, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ठीक, हालांकि 2019 में इसको भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए पांचवी बात, फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, यानी विदेश के साथ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, इसका एग्रीमेंट कर दिया गया। ठीक है, इस एग्रीमेंट के लिए मतलब बात कही गई कि हम विदेशों के साथ इस प्रकार के एग्रीमेंट करेंगे ताकि फॉरेन से हम टेक्नोलॉजी ले सकें। छठवें नंबर पर की बात है MRTP एक्ट 1969, एक कानून था MRTP, पहले पढ़ चुके हैं, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट 1969। इस एक्ट को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह नया एक्ट लाया गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002। यानी अब भारत में देसी विदेशी कंपनियां सभी ऑपरेट हो सकती हैं और उनके बीच में फेयर कंपटीशन होगा। इस बात को देखने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 लाया गया, जिसके अंतर्गत एक बॉडी की स्थापना की गई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। सातवें नंबर पे डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे स्तर के उद्योगों के विकास पर भी ध्यान दिया गया और उसके लिए कुछ शुरुआत की गई, जैसे सिडबी की स्थापना की गई। सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। इकोनॉमिक्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो सिडबी की स्थापना की गई। इसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SIDO की स्थापना की गई और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम स्मॉल सेक्टर के लिए चलाया गया। तो ये सारे कदम उठाए गए। रिवाइजिंग PSUs का मतलब यह है कि भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उन कंपनियों में से अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली कंपनी और खराब परफॉर्मेंस करने वाली कंपनियों की पहचान की जाएगी और इनमें से जो खराब परफॉर्म करने वाली कंपनी है उनको सिक PSU का दर्जा दिया जाएगा, बीमार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का दर्जा दिया जाएगा और उसको या तो किसी दूसरे PSUs के साथ मर्ज कर दिया जाएगा या उसको समाप्त कर दिया जाएगा या उसकी स्थिति सुधारी जाएगी। कुछ ना कुछ उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली बात हम देखते हैं एंड ऑफ, इसका मतलब ये 8 पॉइंट हो गए। अब कुल मिलाकर के इस पॉलिसी का सार क्या निकलता है, एंड ऑफ परमिट कोटा एंड लाइसेंस राज। क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ना परमिट की जरूरत है ना कोटा की जरूरत है और केवल आर्ट सेक्टर के लिए लाइसेंस की जरूरत थी, इसके लिए लाइसेंस नहीं था। तो कुल मिलाकर के परमिट कोटा और लाइसेंस राज की समाप्ति हो गई और एडॉप्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक मॉडल, भारत की अर्थव्यवस्था में अब कैपिटलिस्टिक मॉडल
जो है वो आ गया। कैपिटलिस्टिक मॉडल का मतलब है विदेशी कंपनियों को भारत ने छूट दे दिया और भारत में प्राइवेट कंपनियों को भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए खोल दिया गया और इस प्रकार से हम धीरे धीरे कैपिटलिस्टिक मॉडल की ओर बढ़ते गए। जबकि शुरू में हम एक बंद अर्थव्यवस्था थे, 1991 ने हमें खुली अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया और हम सोशलिस्टिक जो थे पहले बिल्कुल बिगिनिंग में, अब हम धीरे धीरे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कन्वर्ट होते गए। ठीक है, चलिए अब फिर आया नई 6वें नंबर पे हम देखेंगे जो कि रियल में तीसरे नंबर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2018। इस पॉलिसी को अभी तक गो अहेड नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन जब कभी भी बनेगी तो यही सब नियम कानून उसमें होंगे। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2018 क्या है, इसमें जो शर्तें रखी गई हैं, यानी इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है इसका, पहला है मेकिंग इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया को दुनिया भर में एक मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करना है, यानी भारत में लगभग सभी प्रकार की चीजों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। ठीक है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये तमाम शुरुआत जो है वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2018 भी लाई गई है। दूसरी बात, प्रमोटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्री। उद्योगों में जो नए नए उभरते टेक्नोलॉजीज हैं उनका भी प्रयोग किया जाए, जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन टू मशीन, इस प्रकार की जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसका उपयोग इंडस्ट्री में किया जाए। ठीक है, अ टास्क फोर्स ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक टास्क फोर्स बिठाया जाएगा और भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या संभावना है, उसको कैसे विकसित किया जाए, ये तमाम बातों पर उस पर ध्यान दिया जाएगा। वर्किंग ऑन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि काफी एडवांस होगी, उस पर भी भारत काम कर रहा है। ठीक है, जो कि पूरी एक मशीनीकृत व्यवस्था होगी जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स, मशीन टू मशीन और भी नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेशन होगा। प्रमोट फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, विदेशी कंपनियों के साथ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकेंगे, यानी किसी भी देश के साथ टाई अप करके उनकी जो बेहतर टेक्नोलॉजी है और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से हम इंडियन इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे। अट्रैक्ट $100 बिलियन FDI एनुअली, प्रति साल कम से कम $100 बिलियन का FDI अट्रैक्ट करने का हमने लक्ष्य रखा है। क्रिएटिंग मोर जॉब्स, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन करना, पर्टिकुलरली इंडस्ट्री सेक्टर में जॉब क्रिएट करना, इस पॉलिसी का एक लक्ष्य है। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, ओवरऑल इस पूरे पॉलिसी का जो सार है वो है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म माने सुधार करना, परफॉर्म माने प्रदर्शन करना, बेहतर काम करना, और ट्रांसफॉर्म माने चीजों को नए तरीके से बदलना। तो इस प्रकार से हमारी तमाम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज यहाँ पर खत्म होती हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक इंडस्ट्री पकड़ेंगे और उस इंडस्ट्री के बारे में तमाम डिटेल देखेंगे और हम लोग शुरू करेंगे भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, जो भारत की सबसे पुरानी इंडस्ट्री मानी जाती है। थैंक यू।